आदित्य ने डियरी के पन्नों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। हर पन्ना जैसे किसी पुराने जख्म को कुरेद रहा था। डियरी के अक्षर स्याही से ज्यादा आंसुओं से भरे हुए लग रहे थे। कमीनी की बातें जैसे उसकी आत्मा का दर्द बयान कर रही थी। उसने अपनी आखिरी दिनों की बातें इस डायरी में दर्ज की थी। हर शब्द के पीछे दर्द का सैलाब और धोखे की कड़वाहट थी। कमीनी राजीव, तुमने मुझे एक वास्तु समझकर बेच दिया। तुम्हारे प्यार के झूठे वादों ने मेरी पूरी जिंदगी मुझसे छीन ली। मेरी शादी, जो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होना चाहिए था, मेरी मौत का दिन बन गया। मैंने एक दुल्हन की तरह सजाई गई, पर वो सुहाग रात कभी नहीं हुई। हर पंक्ति में एक दर्द था, एक शिकायत थी। आदित्य को कमीनी के लिए सहानुभूति महसूस हुई, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि इस दर्द के नीचे एक और भाव था, बदले की प्यास। आखिरी पन्ने पर लिखे शब्दों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। कमीनी, मैं एक दुल्हन हूं, लेकिन मेरा दुल्हा नहीं मिला। इस घर में जो भी दुल्हा आएगा, वो मेरे इंतजार में मरेगा, जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल जाती। यह पढ़कर आदित्य को समझ आया कि यह कोई आम भूतिया कहानी नहीं थी। यह एक टूटी हुई आत्मा की कहानी थी, जो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक शाप बन गई थी। अगली रात आदित्य ने शंटी निवास में कैमरा सेट करने का फैसला किया। उसने दुल्हन वाले कमरे में मोशन सेंसर लगाए और खुद बगल के कमरे में लैपटॉप के साथ बैठ गया। उसकी योजना थी कि किसी भी अजीब हरकत को रिकॉर्ड किया जाए। जैसे ही रात के 12 बजे पूरे घर में गुलाब की खुशबू फैल गई। यह वही खुशबू थी जो उसने सपनों में महसूस की थी। उसके लैपटॉप स्क्रीन पर एक आकृति दिखाई दी। कमीनी का धुंधला रूप धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। वो लाल दुल्हन की साड़ी में थी और उसकी चाल में अजीब सी हवा थी, मनो वो जमीन पर नहीं चल रही हो। उसका घूंघट हल्की सी उठी और आदित्य ने उसकी आंखों को देखा। वे आंखें मनो अंदर तक झांक रही थी, खाली लेकिन आग से भरी हुई। कमीनी, आदित्य, तुम क्यों आए हो? क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो? आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उससे पहले कि वो कुछ के पाता, उसके कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। लाइट झपकने लगी और जब उसने पलट कर देखा तो कमीनी उसके सामने खड़ी थी। उसकी सुंदरता असामान्य थी, मानो वो किसी और दुनिया से आई हो। उसकी आंखों में मोहब्बत और गुस्से का अजीब मिश्रण था। कमीनी, क्या तुम मुझे वो प्यार दे सकोगे जो तुम्हारी इस इंसानी दुनिया ने मुझसे छीन लिया? आदित्य जाए से ठहर गया। उसका दिमाग और दिल दोनों लटखड़ाने लगे। वो उससे धक्का देकर दूर करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी ठंडी छुआन ने उसे जद कर दिया। अचानक कमीनी गायब हो गई, लेकिन उसका धीमा खौफनाक ठहाका कमरे में गूंजता रहा। अगले दिन आदित्य गांव के बुजुर्ग बुधिराम के पास गया। वो जानता था कि गांव के लोग इस रहस्य से वाकिफ हैं। बुधिराम ने अपनी बीड़ी जलाते हुए बात शुरू की। बुधिराम बेटा, कमीनी एक भोली और खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसका प्यार उसके लिए जहर बन गया। जिस रात उसने खुद को फांसी लगाई, उसके बाद पहली बार राजीव को कमीनी के दर्द का एहसास हुआ। बुधिराम ने बताया कि कमीनी की मौत के बाद राजीव का हाल खराब हो गया था। वो हर समय बड़बड़ाता रहता था कि एक दुल्हन उसके सपनों में आती है और कहती है, कमीनी, मुझे मेरा हक दो। राजीव 10 दिनों में पागल होकर मर गया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। हर वो आदमी जो शांति निवास में गया, उसकी मौत हो गई या वो पागल हो गया। गांव वालों का मानना था कि कमीनी की आत्मा सुहाग रात की उस खुशी की प्यास से जल रही है जो उसे कभी मिली ही नहीं। बुधिराम, तुम जैसे लोग जो वहां जाते हैं वापस नहीं आते। कमीनी सिर्फ एक मर्द को चाहती है। जब तक कि उसे उसका दुल्हा नहीं मिलेगा, वो किसी को चैन से नहीं रहने देगी। उस रात आदित्य ने फिर से शंटी निवास का रुख किया। इस बार वो दुल्हन वाले कमरे में कुछ अगरबत्तियां जलाकर बैठ गया। उसने एक पुरानी किताब में पढ़े गए मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही वो मंत्र खत्म हुआ, कमरे में ठंडी हवा बहने लगी। अचानक कमीनी प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में वो गुस्सा नहीं था, वो इंसान जैसी लग रही थी। उसकी सुंदरता मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। कमीनी, क्या तुमने समझा कि मेरी चाहत क्या है? आदित्य, मैं एक औरत थी, एक दुल्हन। मैं सिर्फ एक दिन चाहा था, अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन, लेकिन वो मुझसे छीन लिया गया। आदित्य, कमीनी, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन क्या तुम अपने इस दुख को दूसरों पर थोप कर सही कर सकती हो? कमीनी का चेहरा सख्त हो गया। उसने कड़वे स्वर में कहा, कमीनी, सही, मैं सही नहीं मांग रही, मैं अपना हक मांग रही हूं। तुम मर्द हमेशा औरतों को एक वस्तु समझते हो,
लेकिन अब तुम्हें समझ में न आएगा कि मेरी आत्मा का क्या मतलब है। वो आदित्य के पास झुकी। उसकी सांसों की थांदक आदित्य की गर्दन तक महसूस हो रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, कमीनी, तुम मेरी सुहाग रात के लिए आओगे या तुम्हारा अंजाम भी उन जैसे होगा।